आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत वालेंसी बॉन्ड थ्योरी की चर्चा करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत जो होता है इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो इसका उपयोग किया जाता है उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनकी संरचना को बतलाने के लिए। ये सिद्धांत जो है उसको दिया था पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था इसको 1935 में, दोनों ने मिलकर के सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल को जानना ज़रूरी है। जब तक हम प्रिंसिपल नहीं जानेंगे, सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तब तक हम उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर पाएंगे। तो इसके सिद्धांतों में सामान्य से कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद फिर आप सभी के सभी कोई भी यौगिक जो होगा उसकी संरचना आप आसानी से कर सकेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले वीडियो से ही आप जान चुके हैं, जब ये लेसन चालू किया मैं तब से आप जान चुके हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड जो होते हैं वो दोनों ही मिलकर के उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात यही है कि जो लिगेंड जो होता है वो लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु के दोनों के बीच में क्या होता है, ये उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है और इस उपसहसंयोजी बंध द्वारा ही उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिक बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है लिगेंड और एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो लिगेंड जो रहता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको लेता है और इस प्रकार से वो बंध का निर्माण होता है। दूसरी बात यहाँ पे है कि लिगेंड के पास में जितना भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ठीक उतनी ही संख्या में केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त डी ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर रिक्त ऑर्बिटल होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल अगर नहीं है तो sp भी हो जाता है, लेकिन जितने भी ऑर्बिटल हो उन सब की ऊर्जा जो है वो समान होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो लिगेंड जो रहता है उस लिगेंड के पास में जितना इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल होना चाहिए। किसके पास में? केंद्रीय धातु परमाणु के पास में। अगर मान के चलिए केंद्रीय धातु परमाणु के पास में उतनी मात्रा में समान ऊर्जा वाले कक्षक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संकरण के द्वारा ये समान ऊर्जा स्तर वाले संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इन केस अगर मान के चलिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उस केंद्रीय धातु परमाणु के पास में समान ऊर्जा वाले कक्षक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संकरण करते हैं और संकरण के द्वारा फिर ये समान ऊर्जा स्तर वाले संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। चौथी बात इसकी ये है कि जब लिगेंड जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उतनी मात्रा में इनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं हो पाता है केंद्रीय धातु परमाणु के पास में। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप सभी लोग जानते हो कि जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, आप लोगों को शुरू से बताया हूँ मैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो रहता है वो संक्रमण तत्व होते हैं और संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अधिकांश इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर लिगेंड जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं उतनी संख्या में यहाँ पर अगर कक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाती है, केंद्रीय धातु परमाणु जो है उतने रिक्त ऑर्बिटल उनके पास में नहीं रह पाती है, नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी ऑर्बिटल होता है उस डी ऑर्बिटल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में युग्मित होने लगते हैं और फिर जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन युग्म जो लिगेंड के पास होता है उतनी मात्रा में फिर ये रिक्त ऑर्बिटलों का निर्माण करके उसके साथ में फिर आगे क्या होता है वो अगले पॉइंट के लिए देखते हैं इसको। पांचवी बात इसका ये है कि लिगेंडों के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है
और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास में जो रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इनके बीच में फिर अतिव्यापन होता है और इस अतिव्यापन से फिर उप सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। दोनों के बीच में जो लिगेंड होता है उस लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके जो रिक्त डी ऑर्बिटल होता है उसके बीच में क्या होता है, अतिव्यापन होता है और उस अतिव्यापन के फलस्वरूप में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, अर्थात उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। आगे बात यह है, छठवीं बात यह है इसमें कि ये जो उपसहसंयोजी बंध बना, इस बंध जो है उसकी बंध की जो लंबाई होती है, इस बंध की लंबाई और ऊर्जा दोनों बराबर होता है, लेकिन इनकी जो ज्यामितीय संरचना होती है वो ज्यामितीय संरचना जो है वो अलग अलग होती है। बंध की लंबाई बराबर होगा, बंध की ऊर्जा जो होता है वो बराबर होगी, लेकिन इनकी जो ज्यामितीय संरचना होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये ज्यामितीय संरचना कैसे होती है, तो उसके लिए ये है कि संकरण के आधार पे, जैसे संकरण होता है, अभी बताया था थर्ड पॉइंट में आप लोगों को, संकरण होता है यहाँ पे, तो संकरण के आधार पर अणुओं की संरचना निश्चित होती है। जैसे जैसे संकरण होगा उस संकरण के आधार पर ज्यामितीय संरचना जो है वो निश्चित होती है। जैसे अगर sp3 संकरण होता है तो अणु जो बनेगा, उपसहसंयोजी यौगिक जो बनेगा, उसकी जो संरचना होता है वो चतुष्फलकी बनता है। अगर संकरण जो है वो dsp2 संकरण होता है तो ऐसी स्थिति में ये वर्गाकार समतलीय संरचना बनता है, वर्गाकार समतलीय संरचना का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर d2sp3 संकरण होता है तो ऐसी स्थिति में जो अणु होता है उस अणु की जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होता है। और आखिरी बात है कि अगर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी जो उपसहसंयोजी यौगिक जो बन चुका है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो अणु होता है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित रहता है, जोड़े में रहता है, तो वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको जानना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि लिगेंड जो होते हैं उस लिगेंडों के पास जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे वो दान करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को और उसके फलस्वरूप में उपसहसंयोजी यौगिक का निर्माण होता है। लिगेंड के पास में जितनी संख्या में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उतनी संख्या में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास में समान ऊर्जा स्तर वाले क्या होना चाहिए, रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में संकरण के द्वारा ये संकृत समान ऊर्जा स्तर वाले संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। अगली बात है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के पास में अगर पर्याप्त मात्रा में रिक्त ऑर्बिटल नहीं है, जितनी मात्रा में लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी जो डी ऑर्बिटल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होने लग जाते हैं। उसके बाद बताया मैंने आप लोगों को कि जो लिगेंड होता है उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो रिक्त डी ऑर्बिटल होता है उनके बीच में अतिव्यापन होता है और उस अतिव्यापन से उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ये जो बंध बनता है उसकी लंबाई और ऊर्जा जो होता है वो समान होता है, लेकिन ज्यामितीय संरचना जो है वो अलग अलग होता है। अगली बात बताया मैंने आप लोगों को, जो संकरण होगा यहाँ पे ज्यामितीय संरचना कैसे अलग अलग होगी उसको जानने के लिए बताया मैं आप लोगों को। जो संकरण होता है उस संकरण के आधार पर ज्यामितीय संरचनाएं अलग अलग होती है। जैसे sp3 संकरण होता है उसमें चतुष्फलकीय संरचना होता है, dsp2 संकरण होता है उसमें वर्गाकार समतलीय संरचना होता है और d2sp3 संकरण जो अगर होता है तो उसमें अष्टफलकीय संरचना होता है। तो ये था आप लोगों का संयुक्त बंध सिद्धांत। अब इसके हिसाब से हम लोग विभिन्न यौगिकों की संरचना जानेंगे। तो ये जो सिद्धांत आपको बताया उसके हिसाब से अब हम लोग K4Fe CN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जो होता है इसकी हम लोग संरचना करके देखते हैं। इसमें यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो Fe दिख रहा है, 26 है। इसलिए इसका अगर विन्यास करते हैं तो इसका संयोजी कोष जो होगा वो 4s2 3d6। तो उसके हिसाब से जो पहला जो आप सब लोग जानते हो सामान्य अवस्था होता है। इस सामान्य अवस्था में ये 3d है, उसको पहले लिख देता हूँ मैं।
1 2 3 4 5 खंड का रहता है 3d ऑर्बिटल, फिर ये 4s ऑर्बिटल है और ये आगे हो गया ये 4p ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें s में 2 है। तो चूंकि यहाँ पर देखो आप लोग K4Fe जो होता है, इसमें अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें, Fe का जो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, तो इस ऑक्सीकरण संख्या जो है इसमें निकालेंगे तो उस दिन बताया था मैंने आप लोगों को कि ये +4 है और ये -6 है, यानी 2 है, इसमें +2 है। Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, अर्थात ये Fe 2+ आयन के रूप में, अर्थात फेरस आयन के रूप में ये रहता है। तो ये फेरस आयन बनाने के लिए क्या करता है, ये अपने 4s ऑर्बिटल के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, काय के लिए, ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अगर हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था में ये 4s का जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा। अब उसके बाद में अभी मैंने आपको सिद्धांत में बताया कि चूंकि यहाँ पे जो साइनाइड जो लिगेंड है, साइनो लिगेंड जो है, उसके पास में 6 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी नेचुरली यहाँ पे Fe के पास में, केंद्रीय धातु के पास में क्या होना चाहिए, 6 रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन अभी है ही नहीं, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर ये Fe जो होता है वो Cn के इन 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेने के लिए क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल में जो है ना रिक्त ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल बताया था आपको, सभी को उसका जो डी ऑर्बिटल होता है उसके युग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो युग्मित कर लेता है। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पर चले आएगी, यानी जो 3d x² y² और 3d z² के जो इलेक्ट्रॉन होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, वो 3d yz और 3d zx में चले आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये उत्तेजित अवस्था हुआ इसका, तो उत्तेजित अवस्था में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हुए वो यहाँ चले आएगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर Fe के पास में भी पर्याप्त संख्या में रिक्त ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इन 6 ऑर्बिटलों में फिर क्या करेगा, ये Cn जो होगा उसका 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों को वो ग्रहण कर लेगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से ये Cn जो है उस Cn के 6 एकाक इलेक्ट्रॉन युग्मों को ये ग्रहण किया। तो इस प्रकार से ये FeCN6 का निर्माण हो गया। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, देखिए इसमें यहाँ पर D का 2 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, S का 1 ऑर्बिटल भाग ले रहा है और P का 3 ऑर्बिटल भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संकरण जो दिख रहा है आप लोगों को वो D2sP3 संकरण हुआ। और अभी मैंने आपको बताया कि संकरण के हिसाब से इसकी संरचना अष्टफल की होगा, और चूंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों को युग्मित दिख रहा है इसलिए ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये जो अष्टफल की संरचना भी जो बता रहा था, वो अष्टफल की संरचना इसकी कैसे बनेगी, चलिए देखिए। तो ये सेंटर है इसका, मेटल है Fe, ये 6 2 3 4 5 और ये 6 साइनो लिगेंड जो है उसके साथ जुड़ा और ये बनाया कौन सा, K4FeCN6। तो अगर आपको K4 को दर्शाना है तो आप यहाँ पे ये K4 ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर इसको नहीं दर्शाना है, K4 नहीं दर्शाना है तो अभी बताया मैं इसको, ये प्लस इसमें ये जो इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ -2 भी दर्शा सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर K4FeCN6 की संरचना या फिर आपने पोटेशियम हेक्सासेनो फेरोसाइनाइड की जो संरचना है उसको आपने देखा। इसी प्रकार से जो बताया था मैं आप लोगों को sp3 संकरण होता है और dsp2 संकरण होता है, उसको भी आप सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आप लोग करेंगे कि NiCO4 इसकी अगर आप लोग संरचना करेंगे तो ये sp3 संकरण के द्वारा मिलेगा आप लोगों को, और अगर यहीं पे आप इसमें NiCN4 2- की संरचना करेंगे तो ये आपको dsp2 संकरण के द्वारा होगा। तो आप इसी प्रकार से अन्य संरचनाओं को देख लेंगे इसमें। इसके आगे की चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।